यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्या? आरटीपी। किसका? तो आरटीपी है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अटेम्प्ट जैन 2025। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है पर बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक हार्ड नहीं है बट गुड। इसके दो तीन कारण है, शुरू में ही बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पे जो क्वेश्चन है ये प्लेज के ऊपर दिया है। रिसीवेबल मैनेजमेंट पे मैं बोलूँ तो, अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट पे और प्लेज के ऊपर एक ही क्वेश्चन था पुराने बुक में, वो भी सिर्फ अमाउंट ऑफ लोन बोलता था, कॉस्ट नहीं बोलता था। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, अच्छी क्वेश्चन थी ये। दूसरा अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, केस स्टडी वाली, तो है तो आसान, लेकिन उसमें एक आध ऐसे पॉइंट है कि पहली बार अगर बच्चा देखे तो स्किप हो सकता है। अगर आपके दिमाग में क्लिक कर दिया तो सही बनाओगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अगर पढ़ते टाइम आपका ध्यान ना जाए उस बात पे, स्किप हो सकता है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे। ठीक, फटाफट से देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। आंसर तो है पर मैं अपनी तरीके से समझाना चाहता हूं इस बात को। ठीक, चलो जरा आ जाओ फटाफट से। एक और बात, जो बच्चे जैन में दे रहे हैं अटेम्प्ट, एडवांस अकाउंट का रिवीजन लेक्चर का सीरीज चल रहा है। अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, किसी एएस में दिक्कत हो, मैं सजेस्ट करूंगा। जितना कम समय में हो सकता है मैंने कोशिश किया है बढ़िया से डिकोड करके आपको समझाने का। ठीक, रिवीजन से थोड़ा डेप्थ में, एंड इवन जो रेगुलर बैच है उसका एक एक्सट्रैक्ट समझ सकते हो आप। अब उतनी डिटेल में तो पढ़ाएंगे तो समय नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो। Samwar Limited, leading FMCG company, has its current presence in more than 150 Tier 1, Tier 2 city. ठीक, मान लो एक कंपनी है, अभी 150 लोकेशंस पे है। ठीक, Tier 1, Tier सिटी में। These स्टोर आर ऑपरेटिंग इन द ब्रांड नेम ऑफ गोमार्ट। ठीक, और जो ब्रांड नेम है कंपनी का वो क्या है? गोमार्ट। ठीक, कंपिटिटिंग विद द रिलायंस फ्रेश। अब क्योंकि एफएमसीजी में है तो रिलायंस फ्रेश भी इसमें डील करता है। ठीक, वॉलमार्ट में, बिग बाजार में एंड अदर चेंज। ओनिंग टू इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम टायर 3 एंड रूरल एरिया। अब टायर 1 टायर 2 में तो है ही, और छोटे शहरों में टायर 3 सिटी में जाना चाहते, कुछ गांव गांव में पहुंचना चाहते। इस वजह से हम एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं। कितना? तो नया 50 स्टोर कहता है खोलने वाले। ठीक है एक्सपांशन के लिए सीएफओ कहता है कि 2 लाख पर स्टोर हमें फंड की जरूरत है। ये कहां पे पैसा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सच फंड वुड बी यूटिलाइज बाइंग आउट स्पेस। जगह लेना पड़ेगा ना स्टोर को सेटअप करनी पड़ेगी तभी तो सामान रख पाएंगे। अदर रिक्वायरमेंट जैसे कि फिक्स एसेट, यानी कि वर्किंग कैपिटल में ये नहीं यूज होने वाला है। हाँ जी बच्चे, स्पेस लेंगे, अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, सेटअप करेंगे, फिक्स एसेट लेंगे। बिजनेस चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, जैसे डेटर में पैसा फंसा वो कहाँ से आएगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैश इन हैंड मेंटेन करना पड़ेगा वो कहाँ से आएगा, इसके लिए ये पैसा नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी हमें चाहिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है? फिक्स एसेट में या हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट में। साथ ही में बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू सब्सिडी प्रोवाइड करेगा 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अगर ओवर कैपिटलाइजेशन जो है, यानी कि K0 जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है
डज नॉट एक्सीड 10%, यानी कि बिलो 10% हुआ तो। ठीक, समझ में आया अभी तक क्वेश्चन? उसके बाद कहता है अपार्ट फ्रॉम अबव सीएफओ एंड हिज टीम रिक्वायर एस्टिमेशन ऑन एडिशनल कैपिटल नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ फिक्स एसेट एंड डेली ऑपरेशन, यही तो है वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा कुछ और भी चाहिए कि फिक्स एसेट को रन कर पाए, बिजनेस को चला पाए, ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक, चलो कहते हैं एवरेज सेल कितना होगा पर एनम 120 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 18%। अब देखो एक स्टोर में देखना तो कस्टमर कैश में भी पे करते हैं, ऑनलाइन भी पे करते हैं। ठीक, तो यही कहता है कस्टमर पे थ्रू डिफरेंट डिजिटल मोड एंड चैनल इंक्लूडिंग पीओएस सिस्टम। अब जाओगे तो पता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, वहां पे कार्ड रीड करने का मशीन होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोगे, पिन डालते हो, पेमेंट हो जाती है, ये वही है। ठीक, वी जनरली टेक्स अप्रोक्स 9 days फॉर द फंड टू क्रेडिट। आज मैंने सेल किया, पेमेंट हो गई। जैसे बिग बाजार में मैं गया, मैंने पेमेंट कर दी, बिग बाजार ने सेल कर दिया, पर वो पैसा उनको कब मिलेगा? वो पैसा उन्हें मिलेगा 9 दिन बाद क्रेडिट होता, 9 days। तो 9 days के लिए फंड ब्लॉक रहेगा। ठीक है, सेल करते हैं तो फंड आता कब है बैंक में? 9 days बाद। सेटलमेंट का टाइम है, इतना लगता नहीं है रियल लाइफ में, कह रहा है तो हम मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा कितना ट्रांजेक्शन होता है? तो 15% ऑफ सेल जो है ना, वो ऐसे पेमेंट होते हैं, और ऐसे अगर पेमेंट करते हैं पीओएस सिस्टम से तो 2% हमें क्या देना पड़ता है? 2% चार्जेज। ठीक, फिर कहता है क्योंकि हम एफएमसीजी आउटलेट है तो इन्वेंट्री रखेंगे, अलग अलग इन्वेंट्री का अलग अलग स्टोरेज पीरियड होता है, कुछ ज़्यादा दिन चलता है, कुछ ड्यूरेबल होते हैं, जो कुछ पेरिसेबल होते हैं, कम दिन चलते हैं। बिग बाजार में जाओ तो कुछ सेक्शन होगा बिस्किट वगैरह का, ज़्यादा दिन चलते हैं, ऑयल वगैरह ज़्यादा दिन चलते हैं, कुछ वेजिटेबल का होता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। ठीक, जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिसेबल, और तीनों का ड्यूरेबल 60% सेल करते हैं टोटल सेल का, सेमी ड्यूरेबल 25% एंड पेरिसेबल, नहीं ये उल्टा है, पेरिसेबल 60% करते हैं, सेमी ड्यूरेबल 25%, तो बच गया 15% वो होगा ड्यूरेबल गुड्स। इनका अलग अलग क्या है? ये रहा स्टोरेज पीरियड, होल्डिंग पीरियड। अब जो ड्यूरेबल है वो 60 दिन तक रख सकते हैं, ये 30 डेज, और जो पेरिसेबल है वो 10 डेज होल्डिंग पीरियड होता है। ज़्यादा दिन के लिए रखोगे खराबी हो जाएगा। होल्डिंग पीरियड क्यों दिया है? इन्वेंट्री में कितने दिनों के लिए पैसा फंसा रहता है ये बताने के लिए। चलो, स्टोर चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, लगभग 20 एम्प्लॉय चाहिए हर एक स्टोर में। ठीक, और उनकी मंथली एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ फॉर ईच स्टोर, मतलब एक स्टोर में जो 20 लोग हैं टोटल की सैलरी कितना होगा? 4 लाख पर मंथ है ये। ठीक है, अगर पर एनम की बात करूं 12 4 जा 48 लाख होगा। ये हम कब देते हैं? फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि इस महीने की सैलरी अगले महीने के फर्स्ट को मिलता है। ठीक, देखो, सांबर प्लान टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज सजेस्टेड बाय जे बहुमल। बहुमल ने क्या सजेस्ट किया था? 2a/t डिवाइड बाई सी। ठीक, ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, टी क्या है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर कैश को ना रख के मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी से ला के कैश लेके आते हैं, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा वो। और सी क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन्वेस्ट ना करके अपने पास रखोगे तो कितना नुकसान हो रहा है। ठीक, यानी कि इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा सकते थे। ठीक, पर एनम पर रूपी होता है ये। चलो, यहां दिया है 12% रिटर्न, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हो गया 0.12,
कैश डिसबर्समेंट कितना है 1.5 लाख पर मंथ, तो पर एनम हो गया 18 लाख, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 20, तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो निकाल लोगे ऐसे। जो हमें पैसे चाहिए वो लेके कैसे आएंगे, डेट इक्विटी रेशियो 2:1, ठीक। एंड पैटर्न कैसे है रेज करने का तो कुछ ऐसा बोल रहा है, स्टार मार्क किया यानी कि नीचे पढ़ना है, अप टू 80 लाख पैसा ले आना हो ना, तो डेट इतने का पड़ेगा, इक्विटी इतने का पड़ेगा, लेके कितना आएंगे सर, डेट इज टू इक्विटी 2:1 है, यानी कि जो भी फंड रेज करेंगे उसमें 2:1 का मतलब 66.67% डेट होगा और इक्विटी 33.33% होगा, यही है 2:1। सिमिलरली 80 लाख से ज्यादा हो, अप टू 150 लाख हो, तो ये रहा डेट का कॉस्ट, ये रहा इक्विटी का कॉस्ट ठीक। 150 से लेकर 250 तक हो, ये रहा कॉस्ट दे रखा है। जो स्टार था उसका मतलब क्या है यहां बताता है, इट मीन्स अप टू 80% ऑफ द 80 लाख ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर 80 लाख तक की जरूरत पड़ती है तो डेट से इस रेट से, इक्विटी से इस रेट से रेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब उससे ज्यादा पड़ा तो सेकेंड स्लैब में, उससे भी ज्यादा पड़ा तो थर्ड स्लैब में देखो ठीक। कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 25%। सबसे पहले पूछा है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, अभी मैंने बताया ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला, ठीक। निकाल सकते हो 18 लाख इंटू 20 था ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0.12, बताओ फटाफट से, टिक कर लो फटाफट से, टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो इतना आना चाहिए, निकाल लेना, बता दिया मैंने। दूसरा है क्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल ऑफ करेंट एसेट, एग्रीगेट ऑफ करेंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट लेस करेंट लायबिलिटी। बताओ, चलो सर करेंट एसेट में हमें पता है एक तो इन्वेंट्री होगा, बिजनेस कर रहे तो इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं। दूसरा सर कैश बैलेंस होगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस हम मेंटेन करते हैं, अभी निकाला था, तो उतना बैलेंस हम मेंटेन सॉरी मेंटेन करते हैं। एंड थर्ड इज सर डेटर को तो उधार में सेल नहीं करते, हम सेल कैश में ही करते हैं, लेकिन 9 दिन बाद वो पैसा आता है तो 9 दिन के लिए फंड ब्लॉक है। कहने के लिए ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन एक्चुअल में ये लॉजिकली ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, पर हाँ सेल की वजह से फंड ब्लॉक है तो ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं, ठीक। चलो ये तीनों निकालना है अपने को, जिसमें से एक पता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ठीक है। इन्वेंट्री और इस पे आ जाओ। अब आओ इन्वेंट्री का देखना जरा, फिनिश गुड्स में हम डील करते हैं, होल्डिंग पीरियड दिया है, पर प्रॉब्लम क्या है कि सर होल्डिंग पीरियड सबका अलग दिया है, ड्यूरेबल का अलग, सेमी का अलग और इसका अलग। कोई बात नहीं, हम निकाल लेते कौन कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यहाँ देखो टोटल सेल 120 लाख का है, 18% क्या है उसमें, था ना ग्रोस प्रॉफिट कहीं 18%, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 82%, कितना आएगा 98.4। ये तो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यहीं पे टिक कर लो फटाफट। लेकिन ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब सर टोटल सेल से जो निकलेगा तो ये तीनों ही गुड्स का है, हमें बांटने पड़ेंगे। पेरिसेबल है इसका 60%, 25% है ड्यूरेबल और ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों का आ गया कैसे निकालते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल डेज इन अ ईयर इनटू होल्डिंग पीरियड, तो ये आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक। फिनिश गुड्स के लिए जब होल्डिंग पीरियड दिया हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों यूज करते हैं, याद करिए जरा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में
जब वो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच का डेरिवेशन पढ़ाया है रेगुलर लेक्चर में कि ये कैसे आया है फॉर्मूला, तो बताया था। तो ये आ गए, ठीक, इनका टोटल किया तो ये आ गया। इन्वेंट्री में कितना है? ट्रेड रिसीवेबल, बताओ, ये तो सर कॉस्ट ऑफ सेल पे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेज है वो भी जोड़ देंगे। फर्क क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेना, कितना पैसा ब्लॉक होगा, सिर्फ 15% वाला जो उससे डेबिट क्रेडिट कार्ड से सेल कर रहे हैं, जो नॉर्मली कैश से सेल कर रहे हैं या सीधा पेमेंट आ जा रही है खाते में, वो तो ब्लॉक ही नहीं है, ठीक। तो सर ये 98.4 का 15% प्लस ये टोटल सेल है, इसका 15% डेबिट क्रेडिट कार्ड से होता है, इस पे भी 2% चार्जेज है, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल थ्रू पीओएस। अब बस लगा दो, डिवाइड बाई 360 इंटू 9 डेज के लिए ब्लॉक रहता है, तो ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, इतने दिन के लिए फंड ब्लॉक है सेल करने की वजह से। चलो, ट्रेड पेबल, अब नया स्टोर अगर न्यू स्टोर खुले तो बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री तो नील होगा लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री है, अभी निकाला है, ये रहा। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग जोड़ोगे, ओपनिंग घटाओगे तो परचेज आएगा, एज्यूमिंग सारा परचेज क्रेडिट पे है तो इससे क्रेडिटर आ गया। ठीक है, फिर सर वो जो सैलरी वगैरह पे करते हैं ना, वो साल का है 48 लाख अगले महीने पे होता है 1 को, तो यानी कि 30 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है, तो ये रहा ये। चलो, तीनों करेंट एसेट को जोड़ोगे तो ये आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ये घटा के तो ये आता है नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो निकल गया ये। फंड नीडेड टू सेट अप स्टोर, सर फिक्स एसेट में तो जो लग रहा है वो लग ही रहा है, प्लस वर्किंग कैपिटल में भी, फिक्स एसेट में 200 लाख, वर्किंग कैपिटल में निगेटिव में लग रहा है नेट में, यानी कि फंड रिलीज होगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, तो ये घटा दो 5.94। ठीक, ओवरऑल कॉस्ट बताइए, बड़ा सिंपल है। अब देखो, एक तो एजम्पशन हम क्या लेते हैं कि जो हमारी फंडिंग है कितना है, इतना ले आना है ना, ये किस स्लैब में पड़ता है, ये पड़ता है इस स्लैब में, सीधा इस स्लैब का रेट लगा के निकाल सकते थे। 2:3 हमारे को दिया ही है, क्या फाइनेंसिंग पैटर्न 2:1, ठीक, डेट इक्विटी, और ये रहा कॉस्ट या एक तरीका क्या होता है जो हम इसको देख के इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शुरू का 80 लाख इसमें से के लिए ये स्लैब लगाना है, नेक्स्ट जो ये 70 लाख है उसके लिए ये स्लैब लगाना है, और नेक्स्ट 44 पॉइंट कितना बच गया 0605, उसके लिए ये स्लैब लगाना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ उतना भी क्लियर नहीं बोला है, अगर ऐसे बोलता फर्स्ट 80 लाख है ना, नेक्स्ट 70 लाख, तब तो क्लियर हो जाता कि इंडिविजुअल स्लैब हमें अप्लाई करना है, ठीक, सारे स्लैब अप्लाई करना है, स्लैब वाइज निकालना है ठीक है। तो हमें क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ऐसा नहीं कि ये दे रखा है तो इससे ये पता चलता है, नहीं, ये तो बस इंडिकेशन है कि 80 लाख तक अगर फाइनेंस करते हैं तो डेट से इतना और इक्विटी से इतना कॉस्ट पे आएगा पैसा। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, हम क्या एज्यूम करते हैं कि सारे स्लैब अप्लाई करना है हमें, तो उस अनुसार अगर आप करोगे तो बड़ा सिंपल है। या देखो, डेट इक्विटी तो सारे ही केस में 2:1 ये आएगा, इस केस में जो भी केडी है
आफ्टर टैक्स करोगे ये वेटेड एवरेज निकाल दिया, ये रहा रेशियो, ये रहा कॉस्ट। सिमिलरली तीनों का निकाल लो। उसके बाद सर पता है, अगर कॉस्ट पता है और अलग अलग कैपिटल है, ये 80 लाख है, ये 70 लाख है, ये 40.0605 है, तो इनटू करेंगे तो ये आ गया कॉस्ट टोटल, जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ गया। लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है ये आफ्टर टैक्स ही है, ठीक। दोबारा आफ्टर टैक्स नहीं करना, क्योंकि देखो डेट को आफ्टर टैक्स करके लिया है। और ये रहा दिस डिवाइड बाई फंड, ये क्या 10 से कम है? बिल्कुल। तो हमें सब्सिडी मिलेगी, हाँ कितना? ग्रॉस प्रॉफिट का 50%। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल का 18% जीपी और उसका 15%, ये रहा सब्सिडी। चलो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 12% है, ईपीएस दे रखा है, पर कौन सा एक्सपेक्टेड E1 लिख दो। अभी पे आउट कितना है? ठीक। और कंपनी सोच रही है इसको बढ़ा के 50% कर दे। बताओ मार्केट प्राइस पे क्या चेंज आएगा अगर जो हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट है, जिसको ROI बोल सकते हो, ROE बोल सकते हो, वो है 15%। पहले केस में बताओ अगर 25% है तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड कितना होगा? सर 5 कैसे? 20 का 25% 5, ग्रोथ रेट, रिटेंशन रेशियो इनटू ये रहा 15, बताओ P0 ये रहा। अगर ये 50% हो जाए तो D1 तो हो जाएगा 10, जी हो जाएगा रिटेंशन रेशियो 0.5 इंटू 15, 7.5%। अब बताना 0.12 माइनस 0.075 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 10, कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज इंक्रीज में पूछा है ना, ये रहा डिक्रीज हुआ है 4.45। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरा देखना ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है इनसे। ये जो पूछा है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में बच्चे MM मॉडल का क्वेश्चन है। मजे की बात, ये ICI की बुक में ही क्वेश्चन है, एज इट इज सेम टू सेम। चलो अभी लिमिटेड ऑल इक्विटी है, लिबर्ड बोल सकता हूं, अब अनलिबर्ड होने जा रहा है, ठीक। डेट कितना लेगा? 275, और कितना परसेंट? 15%। अभी नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया ना मैंने, अनलिबर्ड है, लिबर्ड होने जा रहा है, अनलिबर्ड है, लिबर्ड होने जा रहा है। अभी इसकी वैल्यू ऑफ फॉर्म है 1750, के है 20%, ठीक। फ्यूचर EBIT इज कांस्टेंट, अर्निंग पर शेयर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रहा टैक्स रेट। पूछा क्या है? के ऑफ न्यू फॉर्म यानी कि लिबर्ड, इसका के निकालिए। चलो बड़ा सिंपल है, आफ्टर
बाईबैक, मान लो बाईबैक कर लिया इक्विटी, तब देखना वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा 1750 प्लस लिबर्ड है तो डेट इनटू टैक्स रेट, माइनस वैल्यू ऑफ डेट घटा दूंगा तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो दो तरीका है एक लेंदी वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, इससे क्या निकाल लो पीबीआईटी। कैसे? वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू पीबीआईटी इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई के या के जीरो, ये रहा तो आ जाएगा 500 लाख आता है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में। उससे आसान है के एफ लिबर्ड इज इक्वल टू के एफ अनलिबर्ड प्लस के एफ अनलिबर्ड माइनस के डी इंटू चलो बताओ जरा 20% प्लस 20% माइनस 15% इंटू डेट कितना 275, इक्विटी की वैल्यू कितनी आई है इंटू 1 माइनस 0.3। ठीक, ऐसे नहीं करना दूसरा तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ वैल्यू ऑफ फर्म, ये तो दे रखा है 1750, तो इससे पीबीआईटी आ जाएगा। अब इस केस में पैट निकालना हो तो यही है ना 41.25, कर लो। क्वेश्चन ये तरीके से मैं ज्यादातर करवाता हूँ क्लास में। ठीक, तरीका ये भी सेम ही है, आंसर सेम आना है। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि पढ़ा नहीं रहा हूं तो लॉजिक वगैरह मत पूछना, ये तो बस क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक रेशियो बहुत आसान है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। देखो जरा, करेंट रेशियो दिया है और नेट वर्किंग कैपिटल दिया है, इससे क्या निकल जाता है करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट पता चल गया, फिक्स एसेट पता चल गया, तो टोटल एसेट, टोटल एसेट से सेल्स आ जाएगा। जीपी दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर दिया है तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक भी दिया है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक, पूछा क्या है क्विक, करेंट एसेट लेस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी भी पता है, ये तो आ गया। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट ये रहा, सेल्स निकाल ही लिया है, ये भी आ गया। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये क्या होता है पीबीआईटी प्लस डेप्सन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1 माइनस टी। ये दोनों के बदले कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कितना जाएगा फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, ये रहा सर। डेप्सन ये रहा सर, पीबीआईटी यहां से निकलेगा, ये देखो। रिटर्न ऑन एसेट प्री टैक्स कैसे निकलता है, पीबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100। बताओ टोटल एसेट पता चल गया तो निकल जाएगा। ईपीएस सर, ईबीआईटी तो आपने निकलवा ही दिया, इंटरेस्ट घटाऊंगा इंटरेस्ट घटाने के लिए डेट चाहिए, इंटरेस्ट पता है डेट पे 9%, डेट नहीं पता। बहुत बढ़िया, डेट नहीं पता,
डेट कैसे निकलेगा ये बताओ। लोन फंड यही डेट है, टू इक्विटी फंड 1:3। ओन फंड का मतलब इक्विटी फंड होता है, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी, और इक्विटी इज इक्वल टू 3D। पता है आपको लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है बैलेंस शीट में। लायबिलिटी डेट प्लस इक्विटी, मैं मान के चलता हूं कि ये इक्विटी में क्या इंक्लूड है, प्रीफरेंस, तो अलग से प्रीफरेंस जोड़ूंगा क्या, नहीं, प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, तो पता ही है फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट बताओ इसमें ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, और इक्विटी के बदले 3D लिख दूंगा तो D का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे D निकला वैसे ये इक्वेशन आगे बढ़ जाएगा। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस तो निकाल ही रहा है, मार्केट प्राइस ये रहा। चलो यहां क्या दिया है, डिबेंचर, प्रीफरेंस, इक्विटी का, कॉर्पोरेट टैक्स, मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट तो निकाल लोगे, ये रहा नंबर ऑफ शेयर, यहां से पता चल जाएंगे। इश्यू प्राइस ये दे रखा है करंट मार्केट प्राइस। ठीक, इन दोनों का हमें क्या मानना है, फेस वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस या नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, एंड इनटू कर देंगे करेंट मार्केट प्राइस से, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। सारा प्रॉब्लम अब कहाँ है, इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने के लिए। ये बताओ, ₹100 डिबेंचर और 12% इंटरेस्ट रेट है, प्लस रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, तो 106 में रिडीम्ड होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, और ये रहा करेंट मार्केट प्राइस, तो नेट प्रोसीड दिस माइनस 5%। बोलो फटाफट बताओ कितना आएगा नेट प्रोसीड। सर नेट प्रोसीड आएगा 109.25, और ये रहा लाइफ, तो निकाल लो बस फटाफट से। ठीक, तो ये आ गया अपना केडी। सेकेंड है प्रीफरेंस, 14% है, तो 14 रुपीज प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया। 10% प्रीमियम में रिडीम्ड करना है, तो रिडीमेबल वैल्यू 110। इश्यू कितने में होगा, 2% डिस्काउंट विथ फ्लोटेशन कॉस्ट, 5% ऑन द इश्यू प्राइस, और इश्यू प्राइस दिया नहीं है पर करेंट मार्केट प्राइस दिया है, तो हम हमेशा करेंट मार्केट प्राइस को लेते हैं। ठीक, तो 108 माइनस 2%, ये तो इश्यू प्राइस हो जाएगा। करेक्ट, और इसमें से एक और चीज घटानी पड़ेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट -5%, तो जो आएगा वो हो जाएगा नेट प्रोसीड। चलो ये रहा। एक बात बताओ, क्या रिडीमेबल वैल्यू से ज्यादा नेट प्रोसीड है, बिल्कुल है, तो जरूरी नहीं आप लोग कभी बोलते हो ना कि सर रिडीमेबल वैल्यू ज्यादा ही होना चाहिए, एक अटेम्प्ट में पूछा था, अरे ऐसा कुछ नहीं है, उस अटेम्प्ट में गड़बड़ी हो गई सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, जो डेटा दे उस अनुसार हमें करना है। ठीक, अगर इश्यू प्राइस ना हो तो मार्केट प्राइस ले रहा है, फेस वैल्यू नहीं। ठीक है, चलो ये तो आसान है प्रीफरेंस का, ठीक है, आराम से कर सकते हो। D0 दिया है 9% ग्रोथ रेट दिया है। ठीक, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 दिया है, तो नेट प्रोसीड आ जाएगा, फिर मार्केट वेट, कोई दिक्कत नहीं है इससे आगे।
ये जो क्वेश्चन है ये सेम ऐसा क्वेश्चन आईसीआई की बुक में भी है, ठीक। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो लैंग्वेज यहाँ पे दिया है ना, ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? अभी बताता हूं। यह देखो, इंटरेस्ट 1 लाख का है, 10% डेट, तो डेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 लाख डिवाइड बाई 10%, 10 लाख का तो डेट है कंपनी में। 50,000 शेयर है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख का, एंड रिजर्व कितना है? 10 लाख का। 25 लाख है कैपिटल अभी, उस पे कितना कमाते हैं? 5 लाख। तो बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स यानी कि प्री टैक्स कितना होएगा? 20%। अब बताओ हमें 5 लाख और एडिशनल रेज करना है जिसपे हम उतना ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाएंगे जितना अभी कमा रहे हैं। तो 25 + 5 30 लाख हो जाएगा, उस पर 20%, तो नया जो ईबीआईटी आएगा वो कितना आएगा? 6 लाख आफ्टर फंड रेज, ठीक। ये रहा, दो ऑप्शन है, एक डेट का एक इक्विटी का। ये ओरिजिनल इंटरेस्ट है, ओल्ड इंटरेस्ट। डेट वाले में, नए वाले पे भी हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये तो इक्विटी ऑप्शन है, कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। चलो ये सारे कर लोगे। नंबर ऑफ शेयर इंपोर्टेंट है। ये तो ओरिजिनल 50,000 थे ही, इसमें तो न्यू शेयर आएंगे। कह रहा है अगर इश्यू करते हैं शेयर तो कितने पे कर सकते हैं? अभी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है सर? ईपीएस इंटू पी रेशियो 56 पे, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा एडिशनल, ठीक। फिर आया, ये रहा ईपीएस। अब बारी आता है पी रेशियो का, यहीं पे मेरा कंसर्न है जो आपको ध्यान से सुनना है। कहता है डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 2 विल राइज द पीई रेशियो टू 12। अभी पी कितना है? 10। अगर डेट इक्विटी कम होता है आफ्टर एक्सपांसन, ठीक। अगर डेट डिवाइड बाय इक्विटी 2 से कम होता है तो पी बढ़ के कितना हो जाएगा? 12। डेट वाले केस में सर 10 लाख का डेट था, 5 लाख का और लेके आएंगे, 15 लाख डेट, अब बचा हुआ इक्विटी 15 लाख, तो ये तो 1 आया डेट इक्विटी, तो 12 लिए, ठीक है। लेकिन ये देखना जरा, ये भी तो 12 होनी चाहिए। क्यों सर? डेट इक्विटी रेशियो तो इस केस में भी, इसमें तो डेट कितना हो जाएगा? 10 और इक्विटी हो जाएगा 20। 0.5, ये भी तो 2 से कम है, तो इसमें भी होना चाहिए 12। लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा जब डेट इक्विटी का बोलता है तो एक्सीडिंग वाली वैल्यू देता है कि इससे ज्यादा हुआ तो इतना होगा, पर प्रॉब्लम यह है इसमें कम बोला है, तो कम तो इसमें भी है, तो इसमें भी 12 होनी चाहिए, ठीक। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ओरिजिनल ही ले लिया है, ठीक। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज क्लियर नहीं है, जो लैंग्वेज है उस अनुसार दोनों में ही 12 होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम चेक करते हैं डेट इक्विटी तो आफ्टर एक्सपांसन हर एक फाइनेंसिंग ऑप्शन में चेक करते हैं, ठीक है। और कंडीशन तो दोनों में ही सेटिस्फाई है, 2 से कम, तो दोनों में ही 12 होनी चाहिए लॉजिकली। चलो लिवरेज का क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये कैसे निकलता है? सर आपको पता है कि
बोलो फटाफट से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना। हमें पता है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां पे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बता रहा होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स का कितना परसेंट है। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अगर सेल्स इतना परसेंट, यानी ये कंबाइंड लीवरेज पूछ रहा है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में ये रिलेशन पड़ा था। पहला बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हो और इंटरेस्ट दिया हो तो ईबीआईटी निकल जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, और ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो यहां से क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली सेल्स पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन आ गया, करेक्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है और ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हो ये हो तो पीबीआईटी नहीं निकल जाएगा, पीबीआईटी के बाद इंटरेस्ट पता है तो सब निकल जाएगा। चलो फटाफट से टिक कर लो। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज से। ये आ गया, एक बार यहाँ पे डाल दिया, मान लो अपने डाल दिया ईबीआईटी, तो इंटरेस्ट घटा ईबीटी, टैक्स घटा पैट। उसके बाद ये दे रखा है सर, तो ये रिवर्स कैलकुलेट कर देंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये भी दे रखा है सर, तो ये रिवर्स कैलकुलेट कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों जब आ जाएंगे फिर ये रहा, और इससे आराम से निकाल सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि एक्स के केस में टोटल सेल का 31.37% क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। चलो थर्ड था, अगर सेल्स में 25% चेंज हो तो ईपीएस में कितना परसेंट होगा, इसके लिए कंबाइंड लीवरेज निकाल लो। ए के केस में देखो, एक्स के केस में ये रहा, फिर डाल दोगे वैल्यू इतना परसेंट, मतलब सिंपल है, इसमें मेरे पढ़ाने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं। डिविडेंड डिसीजन, अर्निंग पता है, सेम एज बुक, ये नया कुछ नहीं है, एज इट इज बुक का दे रखा है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। क्या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहा है कंपनी, बताओ सर। अगर हमें निकालना हो पी रेशियो, तो ये होता है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस 198, ईपीएस बताओ, ये रहा अर्निंग, ये रहा नंबर ऑफ शेयर। इलेवन टाइम्स, तो के 1/P रेशियो, बताना कमेंट करके। दो केस में ये होता है, दोनों केस पढ़ा रखा है, बताओ। ठीक है सर, आरओई निकालना हो तो ये रहा पैट, और ये रहा शेयर कैपिटल इनटू 100। बताना वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है कि अगर ये ज्यादा है आरओई के से, तो हमें डिविडेंड देना चाहिए क्या, नहीं, 0% पे आउट होनी चाहिए, पर ये तो दे रहा है, क्योंकि रिटेंशन रेशियो 40 है, तो पे आउट रेशियो कितना होगा, 60। तो भैया ये तो नहीं फॉलो कर रहा है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। पी बताइए कि डिविडेंड का कोई भी इंपैक्ट ना हो शेयर प्राइस पे, बहुत बढ़िया। उसके लिए के इज इक्वल टू आरओई होना चाहिए, दैट इज 18%। तो पी कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई के। चलो विल योर डिसीजन चेंज इफ पी इज दिस मच, तो के कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 4.5। अब बताओ, के ज्यादा है, आरओई कम है, तो 100% पे आउट होना चाहिए। अभी भी हमारा डिसीजन सेम ही है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा, पर अब क्या होना चाहिए, 100% पे आउट होना चाहिए इस केस में।
ठीक। कैपिटल बजटिंग का वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए जरा, एक कैपिटल में एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ये चाहिए फिक्स एसेट के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए ये चाहिए, तो 1000 हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक। कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, वैसे नहीं भी बोलता बिफोर डिप्रिसिएशन, कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोलता, तब भी हम क्या समझते कि डिप्रिसिएशन अभी नहीं घटा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, कैश फ्लो वर्ड यूज किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले तो डेप्शन घट चुका है, तो ये रहा। अब इसमें डेप्शन घटाएंगे, फिर टैक्स घटाएंगे, वापस से डेप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो, डिस्काउंट रेट कितना है, 14%, डिप्रिसिएशन 20%, WDV निकालने का तरीका बताया था, सिंपल है, हर एक साल का अलग आएगा, तो कैश फ्लो हर एक साल का अलग ही है, ईयर 1 2 3 4 5 कर लोगे, ये रहा। अब डेप्शन निकालने का क्या तरीका बताया था सर, 850 इंटू 20%, तो ये पहले साल का आएगा 170, ठीक। आगे जो फ्यूचर में होगा, अब जैसे हर एक साल 20% डिप्रिसिएशन होते जाएगा, तो 80% पिछले के तुलना में एसेट बचा होगा, जिस रेशियो में एसेट डिक्रीज होता है उसी रेशियो में डिप्रिसिएशन भी आएगा, यानी कि इसका 80% अगले साल डेप्शन आएगा 136, उसका 80% अगले साल डेप्शन आएगा 108.8, उसका 80% अगले साल डेप्शन आएगा 87.04, ये सब चीज टेक्निक आप लोगों को सिखा रखा है, ठीक। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया, अंत में आता है वर्किंग कैपिटल। एक स्क्रैप है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, दिस इज द ओनली एसेट इन इंटायर ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट आ गया, क्या पढ़ा है कि डेप्शन चार्ज होता है तब जब दोनों चीज हो, वैल्यू भी हो ब्लॉक में, एसेट भी हो, जब ये एकलौता है, ठीक। और अंत में प्रोजेक्ट के लाइफ में कोई एसेट बची नहीं, तो हमें क्या निकालना है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ता है, फिर डेप्शन नहीं आता, कैपिटल गेन आता है, तो कैपिटल गेन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल एसेट था, तो अब एसेट बचा ही नहीं, वैल्यू भी हो और दूसरा क्या हो, एसेट भी हो, ठीक। चलो, यहां पे जब निकालोगे, स्क्रैप तो कितने में बिक रहा है, 140, स्क्रैप है 140 लेस WDV। WDV निकालने का टेक्निक क्या बताया था सर, 850 है, हर एक साल 80% 20% डेप्शन चला जाएगा, तो 80% बचता होगा, 5 साल, तो 0.8 टू द पावर 5, बताओ 0.8 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 हो गया 345 इंटू 850, तो ये तो लॉस आ गया, ठीक। तो मजे से यहाँ पे देखोगे, इन्होंने निकाल रखा है नीचे, लॉस, लॉस पे आएगी टैक्स सेविंग, टैक्स रेट से इंटू कर दोगे तो ये आ गया टैक्स सेविंग। अब 140 है प्लस ये टैक्स सेविंग है, 140 प्लस 20.78, तो एक तो तरीका है यहाँ पे ले लो 160.78, इन्होंने नहीं लिया 140 लिया, तो अलग से आपको जोड़ना पड़ेगा, टैक्स सेविंग इनफ्लो है तो इन्होंने जोड़ा, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना तामझाम क्यों करना, इन्होंने अलग से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ा, ठीक। आप यहाँ पे ले लेना 160.78, उतना ही आएगा आंसर, ठीक है। चलो, तो ये रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं किया था, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ दिया, हमने कैश फ्लो में ही जोड़ दिया है ये 20.78, तब ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक, माइनस आउटफ्लो ये आ गया। NPV
IRR डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब PIB निकालना है। बताओ 14% पे NPV क्या आया है, पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसा रेट पे एक बार और NPV निकालेंगे जिस पे निगेटिव आए, तो हम सीधा ट्राई करेंगे 20% पे। ठीक, कैश फ्लो तो पता ही है, 20% पे ये तो ट्राई ही नहीं करना 16 पे। ठीक अगर हल्का फुल्का पॉजिटिव आया होता है ना तो 16 पे मैं निकालता। हमारा कोशिश क्या होता है ऐसा दो रेट ले जिसके बीच में आए IRR। ठीक है, तो IRR ज्यादा एक्यूरेट आएगा। यहाँ देखिए 20% पे निकाला, निगेटिव आया, और फॉर्मूला लगा दिया, PB ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय PB ऑफ आउटफ्लो। चलो ये बढ़िया है, रिसीवेबल मैनेजमेंट में प्लेज के ऊपर क्वेश्चन है। पता है रिसीवेबल को फाइनेंस करने का दो तरीका होता है, एक फैक्टरिंग, दूसरा प्लेज। ठीक है, हम कैसे सेल करते हैं, 210 नेट 40, यानी कि मैक्सिमम डेज कितना देते हैं, 40 डेज। ठीक, बैंक से हम अगर लोन लेने जाते हैं डेटर को गिरवी रख के, एज अ सिक्योरिटी रख के, तो क्या बोलता है देखना कि 90% ऑफ एक्सेप्टेबल रिसीवेबल, जो रिसीवेबल सिलेक्ट होंगे लोन के लिए उनका 90% ही लोन देगा 12% इंटरेस्ट रेट पे। ठीक, और जो 90% देगा उसमें भी 5% और डिडक्ट कर लेगा एज अ मार्जिन। किस लिए, कि जरूरी नहीं ना सारे रिसीवेबल पैसे दे, कुछ बैड डेप्ट हो जाते हैं, कुछ रिटर्न आ जाएगा, कुछ रिसीवेबल ऐसा भी हो सकता है जो डिस्काउंट मांग ले और टोटल कलेक्शन नहीं होगा, तो ये मार्जिन रखता है बैंक। ठीक, और एक्सेप्टेबल रिसीवेबल क्या होंगे, किन के बिहाफ पे देगा जो कि करेंटली ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए 5 डेज से, हम मैक्सिमम 40 दिन देते हैं, 5 दिन और जोड़ लो, 45 डेज से ज्यादा पुराना अभी नहीं चल रहा है जिनका उधार, प्रेजेंट में जो अभी सेल किया है। और पास्ट एवरेज देखें जिसको एवरेज एजिंग बोलते हैं, नॉट एक्सीडिंग 15 डे, यानी कि 40 + 15 55 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि पास्ट रिकॉर्ड उनका कैसा होना चाहिए कि 55 डेज से ज्यादा डिले नहीं देते, उनको उनके बिहाफ पे हम लोन प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। ठीक, यहां देखोगे ये है हमारे रिसीवेबल, अभी आउटस्टैंडिंग कौन कौन है 45 से ज्यादा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक ये तो डिले चल रहे हैं, 5 दिन से ज्यादा डिले चल रहे हैं, 40 डे + 5 डे। अच्छा, पास्ट एवरेज क्या होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 15 डे फ्रॉम क्रेडिट पीरियड, यानी कि 55 डेज से ज्यादा नहीं। ये देखो ये रहा 55 डेज से ज्यादा, ये रहा 55 डेज से ज्यादा, तो बचे क्या, 1 2 5 6 8 9। ठीक, ये 1 2 5 6 8 9, इनको लोन अगर देते हैं, टोटल देखना इनका कितना है, ये रहा। और पता है लोन देते कितना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, 554, इसका 90%, और उसका भी ये अमाउंट का पूरा नहीं, 5% और मार्जिन जो काट लेंगे 95%। बताओ ये आया, और इस पे हम देंगे 12% इंटरेस्ट रेट लगा के, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो इंटरेस्ट यहाँ पे ये रहा। आगे पढ़ो अगर कोई ऐसे रिसीवेबल है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिसके बिहाफ पे लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर जो कंडीशन है, तो उनके बिहाफ पे भी लोन दे देंगे पर कम देंगे, क्योंकि वो लोग का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। कितना, 65% रिसीवेबल का, उसमें भी 15% और मार्जिन काट लेंगे, तो ये रहा। बचे हुए कौन कौन से रह गए सर, 2 3, इन ये कट गए थे ना, ये रिजेक्ट हो गए थे शुरू में, ये और ये जो भी रिजेक्ट हो गए ये रहे, 2,48,000 इंटू 65% ही, और उसमें भी 15% और काट लेंगे, तो इसका 85%।
ठीक, इतना लोन एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कैलकुलेट कर दिया मैंने, फिर से इंटू करो, 248 इंटू 0.65 इंटू 0.8, ठीक, एट फाइव, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेंगे, तो ये है 15%। तो ये टोटल आ गया जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, रिसीवेबल को गिरवी लेके जो लोन रखा है। अगर हमसे पूछता है इफेक्टिव कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना जरूरी है। इंटरेस्ट को पीएल में डाल के टैक्स सेविंग हुई तो आफ्टर टैक्स कर दो, डिवाइड बाय लोन फंड इंटू 100, ये रहा, ठीक है। ये जो रेट है ये पर एनम है। उसके बाद एक दो थ्योरी क्वेश्चन है, जरा देखना। इमर्जिंग इश्यू, रोल अफेक्टिंग फ्यूचर रोल ऑफ सीएफओ, चैप्टर 1 के थ्योरी में पढ़ा रखा है, ठीक। टेक्नोलॉजी चेंज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आप देखोगे याद आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का 4 मेथड बताइए। डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ, अर्निंग मॉडल, अर्निंग ग्रोथ, सीएपीएम, रियलाइज यील्ड, बहुत सारे। पीआई और एनपीबी, इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट विल लीड टू सेम एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एंड रैंकिंग। देखो, दोनों से मैक्सिमम टाइम में सेम ही रैंकिंग आती है, बट इन फ्यू केसेस रैंकिंग डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि सर पीआई जो है ना, ये बताता है इनफ्लो पर रूपी ऑफ आउटफ्लो, और एनआई बताता है, एनपीबी बताता है ये टोटल में, टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। तो इससे हमें अंदाजा लगता है पर रूपी कितना एनपीबी जनरेट हो रहा है, ये टोटल में, ठीक। तो यहां देखना, एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने, टिक करा देता हूं यहीं पे। देखना जरा, तो प्रोजेक्ट है, एनपीबी के अनुसार तो ए सिलेक्ट होगा, पर पीआई देखो बी का ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? टोटल में अगर एनपीबी देखोगे तो ए का ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर आउटफ्लो इनफ्लो को कंपेयर करोगे तो पर रूपी इनफ्लो ज्यादा है, किसका? पी का। तो इस अनुसार पीआई के अनुसार तो ये सिलेक्ट होगा। कौन अप्लाई करना चाहिए? अगर कैपिटल रेशनिंग की समस्या है, प्रोजेक्ट डिविजिबल है, तो हमेशा पीआई के बेसिस पे, डिविजिबल नहीं है तो हमेशा एनपीबी के बेसिस पे। ये चीज आपने सुनी होगी, ठीक। चलो इतना ही था डिस्कशन, क्वेश्चन सिंपल थे, कराने का लॉजिक नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करके खत्म कर दिया फटाफट से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपने जहां से भी क्लासेस लिए होंगे पढ़े ही होंगे, ठीक। चलो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट है कमेंट करो, किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ये है मेरा टेलीग्राम नंबर, ठीक है। चलिए।